चालू है ना। देखिए बेटा, आज वेव साउंड का लेक्चर कौन सा है भैया? 5। वेव साउंड का लेक्चर 5 है। इस लेक्चर में बीट्स पढ़ाया जाएगा, ध्यान देना। लेक्चर 5 में आज बीट्स विस्पंद पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने अप्रगामी तरंगें और व्यतिकरण वगैरह ये कल पढ़ा दिया था। आज बीट्स पढ़ाया जाएगा। बीट्स विस्पंद क्या होता है? तो सबसे पहले ये अध्यारोपण के पहला पॉइंट, बीट्स क्या होता है? जब भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगें, भिन्न भिन्न आवृत्ति की या लगभग समान, भिन्न भिन्न आवृत्ति या ब्रैकेट में लगभग समान आवृत्ति की तरंगें, लगभग समान आवृत्ति की तरंगें अध्यारोपण करती हैं, अध्यारोपण करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप अध्यारोपण करती हैं समान दिशा में। ये भी ध्यान देना, समान दिशा में, समान दिशा में। तो उनके समान दिशा में उनके फलस्वरूप, ठीक है, बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, बीट्स विस्पंद, बीट्स। Then beats are produced। ठीक है, तो बीट्स जो विस्पंद होते हैं, तो विस्पंदों की संख्या, विस्पंद पर सेकंड, कभी भी विस्पंद पर सेकंड जो आते हैं, विस्पंद प्रति सेकंडों की संख्या जो होती है वो आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है, आवृत्तियों का अंतर। आवृत्तियों का अंतर बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड जो होगा वो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, आवृत्तियों का अंतर होगा डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, विस्पंद पर सेकेंड। ओके, इसके बाद देखिए, विस्पंद पर सेकंड हो जाएगा डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है विस्पंद अंतराल। विस्पंद अंतराल की, विस्पंद के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, विस्पंद अंतराल, बीट्स टाइम इंटरवल, बीट्स टाइम इंटरवल जो होगी, विस्पंद अंतराल होता है 1/, विस्पंद, ये 1/n1 डिफरेंस n2, ये विस्पंद अंतराल होता है। ठीक है ना, विस्पंदों की संख्या होता है n1 - n2, n1 डिफरेंस n2, और विस्पंद अंतराल होता है 1/n1 डिफरेंस n2। ठीक है, या 1 बीट्स कह सकते हो, 1 बीट्स विस्पंद अंतराल होता है। एक जैसे 5 बीट्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 5 बीट्स, 1 बीट्स में कितना समय हो गया, 1 बीट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये विस्पंद अंतराल हो जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि दो का जो आवृत्ति का अंतर होता है, जैसे हमने कहा कि एक का इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा t या a साइन 2 पाई f1t या n1t, y2 बराबर ऐसे आ जाएगा a साइन ओमेगा 2t या a साइन 2 पाई f2 2t।
तो इसका जो अंतर होता है, जो विस्पंद होते हैं, वो F1 माइनस F2 या F1 डिफरेंस F2 को फ्रिक्वेंसी निकाल करके आप सॉल्व करोगे तो ये विस्पंदों की संख्या आ जाएगा। इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विस्पंद जो होते हैं, अगर हम आपसे कह दें कि N1 सोनोमीटर है या ट्यूनिंग फोक है, N1 फ्रिक्वेंसी का है और X बीट्स दे रहा है किसी के साथ, तो जो सेकंड वाला होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेकंड ट्यूनिंग फोक की फ्रिक्वेंसी N2 क्या होगी, तो N2 जो होगी या तो N1 प्लस एक्स होगी या N1 माइनस एक्स होगी, याद रखिएगा। क्योंकि अगर N1 वाला X बीट्स दे रहा है तो N2 का मान या तो N1 प्लस एक्स करके आएगा या N1 माइनस एक्स करके आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दो ट्यूनिंग फोक है 1 और 2, एक N1 है एक N2 है, और X बीट्स अगर है तो N2 जो होगा या तो जोड़ के आएगा या घटा के आएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है N2 की फ्रिक्वेंसी। अगर X बीट है तो N1 के साथ प्लस माइनस एक्स करके देते हैं, N1 प्लस एक्स या N1 माइनस एक्स, ये बीट्स होता है, ठीक है। बीट्स की संख्या है ये N1 प्लस एक्स या N1 माइनस एक्स। N1 प्लस माइनस एक्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन। अब हम आते हैं, जैसे कुछ कंडीशन है, यदि कंडीशन देखिए क्या है, यदि स्वरित की भुजा घिस दी जाए तो क्या होगा, स्वरित की भुजा घिस दी जाए, बस दो चीज़ें याद कर लो, भुजा घिस दी जाए या हल्की कर दी जाए, हल्की। इफ साइड ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज रब्ड, ट्यूनिंग फोर्क इज रब्ड और becomes lighter, side of tuning fork becomes lighter, हल्की, then तो क्या होगा, तो देखोगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी घटेगी, गलत, घटेगी नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। अगर आपने घिसा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़ा वाला आंसर ले लो, इंक्रीज करेगी, ठीक। इसका कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर हम, यदि स्वरित की भुजा भारी कर दें, यदि स्वरित की भुजा को भारी कर दें, लोडेड कर दें, स्वरित की भुजा भारी कर दें, इफ साइड ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज वेटेड, मोम लगा दें, मोम लगाकर भारी कर दें, मोम लगा दें, पत्थर बांध दें, बस भारी कर दें, वैक्स की कोटिंग कर दें, वैक्स कोटेड कर दें, स्टोन को टाइट कर दें, टाइट माने बांधना, स्टोन को टाइट कर दिया जाए, बांध दिया जाए, भारी कर दें, मोम लगा दें, ठीक है, टाइट कर दें, तो क्या होगा, तो देखिए अगर भारी कर देने से क्या होगा, एक बात ध्यान दीजिए, अगर मोम की भारी कर दिया जाएगा, टाइट कर दिया जाएगा, शरीर की भुजा भारी कर दे, मोम लगा दे, बांध दे, तो क्या होने वाला है, जरा ध्यान दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, यार
घट जाएगी, भारी करने में घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, घट जाती है। और अगर फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे कि घिसने से बढ़ जाएगी और हल्की करने से घट जाएगी। ओके, तो ये बीट्स में केवल इतना याद करना है। अब हम आगे क्वेश्चन बात तो समझ लो क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे अभी, ये नोट कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद देखिएगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन बेटा ये है कि एक स्वरित जिसकी आवृत्ति 250 हर्ट्ज है, अन्य स्वरित बी के साथ बजाने पर, अन्य स्वरित बी के साथ बजाने पर 4 विस्पंद पर सेकंड उत्पन्न करता है, 4 बीट्स पर सेकंड उत्पन्न करता है। एक स्वरित जिसकी आवृत्ति 250 हर्ट्ज है, अन्य स्वरित बी के साथ बजाने पर 4 बीट्स पर सेकंड उत्पन्न करता है, तो बी की आवृत्ति क्या होगी? तो बी की आवृत्ति क्या होगी? नहीं, 4 उत्पन्न करता है ये। अभी अब एक चीज और लिखो, अभी तो मान लो अभी नहीं, ये जो चीज है उत्पन्न करता है, यदि स्वरित की भुजा घिस दी जाए, देखिए अगली कंडीशन में येलो से लिखी, घिस दी जाए, तो स्वरित बी के साथ बजाने पर विस्पंद बढ़े हुए सुनाई देते हैं। बढ़े हुए वैल्यू भी दे सकता है, 6 4 मतलब 4 6 दे सकता है। बढ़े हुए सुनाई देते हैं, बढ़े हुए सुनाई देते हैं। तो विस्पंद की आवृत्ति क्या होगी? तो बी की आवृत्ति क्या होगी? सुनिए, तो बी की आवृत्ति क्या होगी? तो बी की आवृत्ति क्या होगी? एक स्वरित जिसकी आवृत्ति 250 हर्ट्ज है, अन्य स्वरित बी के साथ बजाने पर 4 बीट्स पर सेकंड उत्पन्न करता है। यदि स्वरित की भुजा घिस दी जाए तो स्वरित बी के साथ बजाने पर विस्पंद बढ़े हुए सुनाई देते हैं, तो बी की आवृत्ति क्या होगी? ये पूछ रहा आपसे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी? बी की आवृत्ति क्या होगी? एक स्वरित जिसकी आवृत्ति 250 हर्ट्ज है, अन्य स्वरित बी के साथ बजाने पर एक आपसे कह रहा है एक ट्यूनिंग फोर्क है हुज फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज। इंग्लिश वाले सुनिए, अ ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज is beaten with B, then it produces 4 beats per second. Then it is beaten with B, it produces 4 beats per second. When it is rubbed, and then beaten with B, find the frequency of B. Then beats increased, the number of beats increases, विस्पंदों की संख्या बढ़ जाती है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी करके बताइए, फिर हम आपको बताते हैं आंसर क्या होगा इसका।
इसका आंसर जल्दी करिए बेटा सभी लोग। देखिए अब हम इसको बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। बहुत सिंपल तरीका है बेटा। सबसे पहले आपको पता क्या करना है कि ए और बी नोट करना है। पहली लाइन जितना आपने ग्रीन पार्ट से देख रहे होगे ये पहली कंडीशन होती है। तो इससे हम देखो इतने से क्या होगा, एक सॉलिड है जिसकी आवृत्ति 250 है, तो आपने ए वाले की 250 मान लिया। फिर आपसे कह रहा है कि ये कितने बीट्स देता है, 4 बीट्स। बी के साथ बजाने पे 4 बीट्स दे रहा है, तो 4 बीट्स के हिसाब से ये हो गया 254। या तो 254 होगा प्लस करके आएगा, या तो 4 घटा दो तो 246, या तो 246 होगा या 254 होगा 4 बीट्स के साथ। तो यहाँ तक का पार्ट खत्म। बी के साथ बजाया गया तो 4 बीट्स देता है, तो 4 बीट्स के हिसाब से या तो 254 आएगा n1 प्लस एक्स या n1 माइनस एक्स। अब आगे देखो, अब आगे वाला कह रहा है यदि स्वरित की भुजा, अब इसमें ये नहीं कह रहा कि कौन सा स्वरित, तो जिस स्वरित की बात की गई थी शुरू में, जिस स्वरित की बात शुरू में की गई थी उसी से मतलब है। एक स्वरित यहाँ पे तुमने ए से माना था, तो फिर उसी अगली लाइन भी उसी से स्टार्ट होगी, उसी सब्जेक्ट से। द किंग वाज, तो अगले में ही यूज हो रहा है, तो उसी को बारे में बात करेगा। तो स्वरित की भुजा घिस दी जाए, तो आपने इसकी भुजा को घिस दिया। अब आपने इसकी भुजा को घिस दिया, तो घिसने से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, घिसने से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब बढ़ने के बाद फिर बी से बजाओ। जब आपने इसको रब किया, रब करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो हमने मान लिया कि 251, 252, 253 कुछ भी हो सकती है। अब हम इसको बी से बजाएं, तो बी से बजाने में हमें दोनों से कंपेयर करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ने के बाद इन दोनों से कंपेयर करो कि किसमें बीट्स बढ़, इंक्रीज किसमें होंगे, इंक्रीज किसके साथ होंगे। तो अगर ये बढ़ा 251 हुआ तो 3 बचे, 252 हुआ 2 बचे, 54 उनके 0 हो जाएंगे। लेकिन बढ़ना, अगर आप इसको बढ़ाओ और विस्पन भी बढ़े, ये बढ़ने के बाद विस्पन भी बढ़ा हुआ शो करे, तो इसके साथ शो करेगा। इस कंडीशन के साथ इसको बढ़ाने के बाद 51 के साथ ये 5 हो जाएंगे, 52 के साथ 6 हो जाएंगे, 53 के साथ 7 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, इसके साथ ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, 5, 6, 7, ये सब। ये इसके साथ 2, 1, 0 हो रहा है, ये कम हो रहा है। इसके साथ कंपेयर करने 5, 6, 7 बढ़े हुए आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है इसके साथ। तो आंसर हमारा हुआ 246। हमारा आंसर हो गया 246 हर्ट्ज बी की फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। ऐसे करते हैं, समझ लो। और 1-2 क्वेश्चन क्लियर करेंगे तब समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाली को हम 1-2 और भेजें। देखो
देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक सॉलिड त्रिभुज जिसकी आवृत्ति 341 है। सुनिएगा, समझिएगा कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक सॉलिड त्रिभुज है, ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 341 है। ओके, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 341 है। तो आपको कुछ नहीं करना, लिखते जाना है। एक ट्यूनिंग, इंग्लिश में समझ लीजिए बेटा, और ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी 341। तो एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 341 हर्ट्ज है। फिर कह रहा है दूसरे सॉलिड के साथ ध्वनित किया जाता है। इसको दूसरे सॉलिड के साथ मतलब अनदर ट्यूनिंग फोर्क बी के साथ बजाने पर, एक अनदर ट्यूनिंग फोर्क लिया गया है, अनदर ट्यूनिंग फोर्क बी के साथ बजाया गया 6 बीट्स, देन प्रोड्यूसेस बाई 6 बीट्स। 6 बीट्स प्रोड्यूस होने पे हुआ क्या कि इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 6 जोड़ दो 347 हो जाएगी, या 6 घटा दो तो 335 और 6 जोड़ोगे 41, 335 या तो 347 आएगा या 335 आएगा, या तो 347 आएगा। और 6 बीट्स पर सेकंड सुनाई देते हैं। 341 था तो 335 आएगा। ऑप्शन 34 जो लिखा उसको 35 नहीं 347 ही सही हो जाएगा। ठीक है, जब दूसरे सॉलिड को मोम के द्वारा भारित किया जाता है, या तो सीधे 347 ही दिख रहा है, टिक कर देना 347। लेकिन अगर आपको 335 भी है, ये जो 334 है ये 335 होगा, 335 हर्ट्ज, ऐसे तो ये सही है, लेकिन 335 भी हो सकता है। ये कह रहा मोम के द्वारा भारित किया दूसरे सॉलिड को 6 विस्पन पर सेकंड सुनाई दे। जब दूसरे सॉलिड को भारी किया जाता है, दूसरा सॉलिड बी है, इसको तुमने भारी किया तो भारी करने से फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बात समझिए, फ्रीक्वेंसी कम होने का टॉपिक क्या है कि 347 है, ये भी कम हो सकती है, ये भी कम हो सकती है। कम करके इससे कंपैरिजन करो। कम करने के बाद हो क्या रहा है कि विस्पन प्रति सेकेंड, तो 2 विस्पन प्रति सेकेंड, मतलब उसके बाद जब कम हुआ है तो उसके बाद 2 बीट्स हो गए। अब हमको 2 बीट्स चेक करना है, मतलब इसको कम करने के बाद 2 बीट्स, इसको कम किया तो 2 बीट्स कब आएंगे। अगर तुमने इसको कम किया तो ये हुआ 35 से 34, समझो 34 किया तो तुमने 7 विस्पन हो गए। 333 या 8, तो 7, 8, 9, 10, 11। अब कभी 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 6 से। 6, 7, 8, 9, 10, 11, कभी 2 तो कभी आ ही नहीं सकता। मतलब इस वाली फ्रीक्वेंसी को कम करके कभी 2 नहीं आ सकता। आ सकता है केवल किससे, 347 से कम करते जाओगे तो एक समय जब ये 343 आ जाएगी तो 2 बचेगा। इससे 2 आ सकता है, इससे 2 कभी नहीं आएगा। तो 345 कट हो गई, 347 आंसर हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 347 आ गया, 347 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 256, 258 कंपन सेकंड के 2 सॉलिड एक साथ कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक साथ कंपन करते हैं। एक श्रोता सुनी गई 2 अधिकतम तीव्रता के समय अंतराल का फॉर्मूला हमने समझाया था। समय अंतराल बराबर टाइम इंटरवल बराबर होता 1/n1 डिफरेंस n2। तो 1 इसका अंतर आपको 56-58 के अंदर 1/2 है। 1/2 मतलब 0.5, क्योंकि आप n1 डिफरेंस n2 करोगे, n1 डिफरेंस n2 करोगे तो 258 माइनस 256 2 आएगा। तो अंतर आया 2 का, 1/2 गया 0.5 सेकेंड आया। आंसर हमारा 0.5 सेकेंड हो गया। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बीट के जो हम क्लियर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, अब आपको पहले लगाइए, उसके बाद फिर हम समझाते हैं। 100 हर्ट्ज 100 आवृत्ति का एक सॉलिड है, एक ट्यूनिंग फोर्क है, इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है और वो दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के साथ बीट किया जाता है तो 2 बीट्स पर सेकेंड आता है। 2 बीट्स पर सेकेंड आता है, 2 बीट्स पर सेकेंड देता है। ठीक है, तो इसको पहले इस लाइन को कंप्लीट करते हैं कि एक ट्यूनिंग फोर्क ए है, एक ट्यूनिंग फोर्क बी है। ट्यूनिंग फोर्क 100 हर्ट्ज का है, 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाला ट्यूनिंग फोर्क है। बी के साथ जब इसको बीट कराया गया तो 2 बीट्स दिया है। 2 बीट्स के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी या तो आएगी 102 और या तो आएगी 98, या तो 102 हट जाएगी या 98 हट जाएगी। अब कह रहा अज्ञात सॉलिड आवृत्ति के सॉलिड को, अज्ञात वाला कौन है, बी तो है। अज्ञात वाला क्या है बोलिए, अज्ञात आवृत्ति वाला कौन सा है, बी। तो
क्योंकि यहाँ पे अज्ञात का मतलब होता है, ज्ञात वाला तो ए हो गया ना, ज्ञात वाला तो आपका ए हो गया, क्योंकि ए वाला ज्ञात कहलाएगा और अज्ञात कहलाएगा आपका बी अननोन, क्योंकि हमको इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। तो अननोन वाले को किया जा रहा है, अननोन वाले को क्या किया जा रहा है, अज्ञात आवृत्ति को भारित किया गया है, तो अननोन वाले को हमने भारी किया, तो भारी करने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब हमको इसको कम करना है, दोनों फ्रीक्वेंसी को कम करके चेक करना है। कम किया गया है तो कह रहा है जब 100 के साथ बजाया गया तो जब भारी कर दिया, भारी करने के बाद बीट्स कितने बच रहे हैं, 1 बीट्स, एक विस्पंद उत्पन्न होता है, लिखा हुआ है 1 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड। कह रहा है जब हम उसको करते हैं तो एक विस्पंद उत्पन्न करता है, भारी करने के बाद एक विस्पंद, तो जब हमने उसको भारी किया एक बीट्स आ रहा है, तो भारी करने पे फ्रीक्वेंसी कम करके चेक करो। अगर आप इसको कम करोगे 97 करोगे, 96 करोगे, 95 करोगे, तो कंपैरिजन करो 97 के साथ 3, 96 के साथ 4, 95 के साथ 5, 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा। तो इस वाले से आंसर हमारे 3 4 5 6 7, क्या कभी एक आ सकता है, नहीं आ सकता है भाई। 2 से स्टार्ट कर रहा था, 2 विस्पंद थे, 2 के बाद ये कम हुआ, 97 के साथ 3 होगा, क्योंकि इससे कंपैरिजन करना है। एक कभी आ ही नहीं सकता है, इससे कभी नहीं आ पाएगा, मतलब 98 वाले से कभी एक नहीं आ सकता, इससे हो सकता है जैसे ये कम होकर 101 हुआ, एक विस्पंद दे दिया, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया, 102 हर्ट्ज आंसर हो गया बी नंबर। तो हमारा बी का आंसर हो गया 102 हर्ट्ज, 102 हर्ट्ज हमारा आंसर हो गया, 102 हर्ट्ज हमारा ए नंबर आंसर। ठीक है, तो इसमें 102 वाला जो है वो भारी करने से जब कम होगा तो एक विस्पंद दे देगा 100 वाले के साथ, लेकिन 98 वाला जब भारी करोगे तो और कम होगा, और कम होगा, तो फिर विस्पंद बढ़ने लगेंगे। देखिए 3 4 5 ऐसे विस्पंद बढ़ेंगे, उसके साथ 101 करोगे तो 101 से तुरंत एक मिल जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता, केवल समझना होता है, इसलिए हमने क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सोल्यूशन बहुत छोटे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन बेटा आप सब लोग लगाइए जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो 5वां क्वेश्चन दिख रहा है, इसको लगा के देखिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी लगाइए। अगले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए गए ना, ऑप्शन सी डी मिसिंग है, सी डी मिसिंग है, छोड़ देना, हम अभी बताते हैं आंसर क्या आएगा। सी और डी अगले पेज में था तो उसकी फोटो नहीं आई। अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। एक स्वरित है 256 आवृत्ति के अन्य स्वरित के साथ बजाया जाता है। एक स्वरित 256 आवृत्ति के एक अन्य स्वरित के, एक स्वरित है एक 256 हर्ट्ज आवृत्ति के अन्य स्वरित के साथ बजाया जाता है। एक स्वरित 256 आवृत्ति के अन्य स्वरित के साथ बजाया जाता है। तो ये जो 256 का अन्य वाला है, तो बी वाला अन्य हो गया, ए वाला एक स्वरित होगा, तो 2 विस्पंद प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दो, इसके 2 बीट्स मिलते हैं, तो 2 बीट्स के हिसाब से तुम्हारा जो ए होगा या तो 258 होगा और या तो 254 होगा। 256 होता, ठीक है, या तो 254 होगा या 258 होगा। जब 256 आवृत्ति के स्वरित को भारी किया जाता है, फिर वही है 256 वाले को भारी कर दो, 256 वाले को भारी करोगे, भारी करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो घटेगी तो इसको अपने मन से लिख लेना, या तो ये 255 हो गई, 254 हो गई, 253 हो गई। फिर तुम्हें इससे कंपेयर करना है। तो जब इससे कंपेयर करना है तो इससे तुम्हें दोनों से कंपेयर करना है। कह रहा है कि जब भारी कर देते हैं, जब इसको हम वेट कर देते हैं, कोटेड विद वैक्स कर देते हैं, तो कह रहा है 1 बीट्स, ऐसा करने के बाद 1 बीट्स आता है। बात समझ, ऐसे करने के बाद 1 बीट्स आता है। तो ये देखो कि हम इसको कम करने के बाद कंपैरिजन करें, 255 को इन दोनों से कंपेयर करो, 254 को इन दोनों से कंपेयर करो, इसको कम करने के बाद 1 बीट्स किससे आ सकता है। तो जब आप इससे कम करोगे, कम करते जाओगे, तो देखिए इसकी ओर आ रहे हो, कम करोगे 55। अब 55 के साथ अगर इसको देखोगे तो इसके साथ तो यह अलग, इसको देखो, इसके साथ अगर तुम 3 हो गया, फिर 4 आ गया, 53 के साथ 5 हो गया, तो इसके साथ तो 3 4 5 करके आ रहा है, एक तो आ ही नहीं सकता। जब इससे तुमने इनको कंपैरिजन किया तो गिनती आ रही 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कभी एक नहीं आ सकता, इसमें तब भी आ सकता है। इससे कंपैरिजन करो 54 और 55 के बीच में, जैसे 256 55 तो 1 मिल गया, एक तो तुरंत मिल गया इसमें, तो बस 1 मिल गया बस आंसर। और इसमें कभी 1 नहीं आ पाएगा, क्योंकि इससे तुम कंपैरिजन करते जाओ। जब 55 हुई तो 3 हो गए, 54 हुई तो 4 हो गए, 53 हुई तो 5 हो गए, 52 हुई तो 6 हो गए, कभी 1 नहीं आ सकता। तो ये वाला तो कभी 1 नहीं दे सकता। हमको 1 बीट्स चेक करने के लिए हमारा आंसर इसका 254 होगा, इसका आंसर हमारा 254 होगा। तो जो इसका आंसर नोट कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा 254। अगले पेज में इसका आंसर था, ठीक है, 254 हर्ट्ज आंसर होगा।
तो ये बीट्स के क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन और देखो, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें अभी आप ये वाला मत लगाइएगा, लंबाई वाला नहीं लगाना है, ये वाले 2 क्वेश्चन देखने हैं। और इसमें अभी आपको लंबाई वाला नहीं लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें अभी लेंथ वाला मत देखिए आप केवल अभी ये देखिए, ये वाला। पहला क्वेश्चन, अभी आपको सोनोमीटर वाला नहीं देना, ऊपर वाला देखना है। ये एक सरित द्विभुज है, F1 की आवृत्ति 256 है, तो F1 F2 बनाओ पहले। दो है, एक F1 है और एक F2 है। एक F1 है और एक F2 है। F1 की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है कह रहा है, और अन्य सरित F2 के साथ दिया गया तो 6 बीट्स देता है। कितने बीट्स? 6 बीट्स के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 56, 256 में 6 जोड़ो, 262, 262 हो गया, और 6 घटा दो तो 250 हो गया। अब कह रहा है F2 को मोम द्वारा भारी किया गया, F2 को हमने भारी किया गया, फिर वही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना जो बताया था। अब इनको भारी करो, F2 को भारी करोगे तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, तो घटा के इससे कंपैरिजन करो तो भी, अब उसके बाद भी 6 बीट्स, मतलब इसको घटने के बाद भी 6 आना चाहिए। तो इसको घटाओ जरा, इसको घटाते घटाते तुम 249, ये देखो 6 से चल रहा था, 249 के बाद 248, 247, जरा देखो, जब ये इसके साथ आया तो 7 हो गए, फिर 8, 8, 8, 16, 8 हो गया, 7, 8, फिर 9, क्योंकि और दूर होता जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 के बाद कभी नहीं आ सकता। हाँ, 262 वाले को देखो, 262 वाले को जब तुम कम कर रहे हो, जरा ध्यान देना, 262 वाले को कम करोगे तो 261, 260, 200, कम करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि तुम 250 पे पहुंच जाओगे, तब ये 6 दे देगा। इसके साथ तो 6 दे देगा, क्योंकि कम करके तुम्हें 250 पे पहुंच जाना है। लेकिन देखो, कम करके 250 पे आ सकता है, ये कम होते होते 250 आ जाएगा, 6 दे देगा। तो इसके साथ तो एक कंडीशन है कि एक बार ये दे सकता है 6, लेकिन ये अब कम होकर कभी 6 नहीं दे सकता, ये कम होकर कभी 6 नहीं दे सकता, ये तो कम होकर 250 पहुंच करके 6 दे भी देगा। तो इसका आंसर 262 हुआ। कितना हुआ कि 262, क्योंकि जिसमें दोनों कंडीशन फॉलो करती है वही आंसर होता है। 250 वाला तो कभी कम होकर 6 दे ही नहीं सकता। अब 250 वाला कम करते जाओगे कभी 6 नहीं आ सकता, लेकिन 262 वाला कम करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा 250 आ जाएगा, कम होकर 250 पहुंच सकता, वहां पे 6 आ जाएगा। पहले तो तुम्हारे क्या आएंगे, कम होते जाएंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 का फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें एक बार पॉसिबल है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। 6 की कंडीशन यहाँ एक बार पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तो कभी पॉसिबल नहीं। जो कभी पॉसिबल नहीं उसको काट दो, बचा वाला आंसर हो जाता है बस। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, बीट्स खत्म हो जाएगा आज का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यानी देखो, 2 सरित्र को एक साथ बजाने पर, ये क्वेश्चन को समझिए, 2 सरित्रों को एक साथ बजाने पर 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। ये है क्वेश्चन, देखिए, 2 सरित्र को एक साथ बजाने पर 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। बी की आवृत्ति 512 है, ए हो गए, बी हो गए, 5, बी की आवृत्ति 512 दे रहा है, बी की आवृत्ति 512 है, 5 विस्पंद भी दे रहा है, जरा ध्यान देना, 5 विस्पंद के साथ ये 517 हो गया, 507, ठीक, 5 विस्पंद के साथ 507 या 5। अब आगे कंडीशन लगाओ, यदि स्वरित की भुजा, एक भुजा थोड़ी घिस दी जाए, अब इसमें ये नहीं कह रहा, अब आप कहोगे सर जी इसमें कौन सा ट्यूनिंग फोर्क है, ये नहीं कह रहा ना, कह रहा स्वरित की भुजा घिस दी जाए, तो शुरुआत में जिसकी बात, 2 सरित्र ए और बी को एक साथ बजाने से 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, बी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, बी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। यदि स्वरित की भुजा थोड़ी घिस दी जाए, तो अब यहाँ पे इसके पहले जो गिवन हुआ है, बस गिवन वाले का ही बातचीत चलेगी यहाँ, क्योंकि शुरू में तो दोनों लेके चले थे,
अब बी की आवृत्ति 512 हो, ये कह रहे हैं कि स्वरित की भुजा घिस दी जाए, तो ये स्वरित अननोन है। उसके पहले जिसकी भी बात की, कॉमा लगने का मतलब ये सेंटेंस वही है, तो जिसको तुमने स्टार्ट किया था उसी के बारे में बात की गई है। ये जो कॉमा लगता है तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो स्वरित यूज हुआ है बी के लिए, यहाँ पे बी से रिलेटेड है। कह रहा है बी की भुजा घिस दी जाए, ऐसे क्या है, यहाँ का स्वरित की भुजा घिस दी जाए, घिसने से आवृत्ति बढ़ती, घिसना, तो जब घिसा गया है तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, घिसने से बढ़ेगी तो बढ़ा करके ऑप्शन में लिख लो, तो 513, 14, 15, 16, बात समझ रहे हो, ये हो गया। बढ़ करके ऐसे हो सकता है, और बढ़ा करके दोनों से कंपेयर करो, बढ़ने के बाद ये भी विस्पंदों की संख्या भी बढ़े, बढ़ाने के बाद विस्पंदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, तो इनको बढ़ा के चेक करो कि किसके साथ ज़्यादा विस्पंद दे सकते हैं। तो 513, 17, जब इससे कंपेयर करोगे 17 से, तो 4 आएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 15 के बाद 2 बचेगा, फिर 16 हो गया, फिर 1 बचेगा, फिर 0, 4, 3, 2, 1, 0, ये तो कम हो रहे हैं ना, ये तो कम हो रहे हैं। बढ़ने का कॉन्सेप्ट केवल इसके साथ है, क्योंकि 513 को 5 7 तो 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इसमें हमेशा बढ़ेंगे, इसके साथ हमेशा बढ़ेंगे। अगर ये घिस दी जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इसके साथ और दूरी बढ़ती जाएगी, तो हमेशा विस्पंद जो बीट्स इंक्रीज करेंगे वो 507 के साथ इंक्रीज करेंगे, इसके साथ तो डिक्रीज करना है। तो 507 इसका आंसर सही हुआ, इसका सही आंसर हो गया 507 हर्ट्ज। इस तरीके से बीट्स के क्वेश्चन किए जाते हैं, घर में प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।